रात के 12 बज रहे थे। घर के आधे लोग नींद की आगोश में जा चुके थे, जबकि कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। सुबह से काम करके सब लोग थक चुके थे। आज बेटी साक्षी की सगाई थी। मेहमान भी सब यही लोकल में रहते थे, इस कारण सब घर जा चुके थे। घर की बहू सुधा और छोटी बेटी साक्षी रसोई में अपना काम निपटाकर थकी मांदी सोने जा रही थी। तभी अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों अपने अपने कमरे में जाती जाती वहीं ठिठक गईं। एक दूसरे की शक्ल देखने लगीं कि इतनी रात को कौन आया होगा। तभी दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। अब की बार आवाज़ तेज थी। अब इतनी रात को सीधा जाकर दरवाज़ा खोल देने में कोई समझदारी नहीं थी, इसीलिए सुधा जाकर अपने पति पवन को जगा ली। पवन ने दरवाजे के पास आकर पूछा, कौन है बाहर से? बस इतनी सी आवाज़ आई। मैं उसके बाद रुदन की आवाज़ आई। शायद जो कोई दरवाजे पर था वो कोई रो रहा था। आवाज़ में भी अजीब सी लड़खड़ाहट थी, इसीलिए ये समझ में नहीं आया कि कोई जान पहचान वाला है अजनबी। आखिर पवन ने साक्षी को इशारा किया, जाओ जाकर पापा को जगा लाओ। साक्षी अंदर गई और अपने पिता बलवंत जी को जगा कर ले आई। रुदन अभी भी बदसूर जारी था। कुछ देर तो बलवंत जी भी खड़े खड़े सोचते रहे, पर थोड़ी देर बाद रुदन बंद हो गया। आखिर हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत शॉल में लिपटी हुई बेहोश पड़ी हुई थी। पवन और बलवंत जी एक दूसरे की शक्ल देखे जा रहे थे। इतने में घर की मालकिन मालती जी भी आ गईं और बलवंत जी को बोली, अरे जरा हिम्मत करके देखिए तो सही कौन है और यूं हमारे घर के दरवाजे पर क्यों पड़ी हुई है। पता नहीं कौन है जो आज इतनी शुभ घड़ी में अपशगुन फैलाने हमारे घर आ गया है। आखिर बलवंत जी ने हिम्मत करके बाहर आकर उस औरत के चेहरे पर से शॉल हटाया। उसका चेहरा देखते हुए हैरान रह गए। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, अरे निम्मो। उनके मुंह से निम्मो नाम सुनते ही मालती जी और पवन दोनों बाहर की तरफ भागे। अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर मालती जी की रुलाई छूट गई। हाय मेरी बच्ची को क्या हुआ? इतनी रात गए यहाँ पर, और उसके चेहरे पर ये चोट के निशान कैसे? तब तक पवन ने भी तो देखते हुए कहा, माँ थोड़ी हिम्मत रखो, क्या घर के बाहर खड़े होकर तमाशा कर रही हो? पहले निम्मो का अंदर तो लेकर आओ, अगर किसी ने देख लिया तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। आखिर पवन और मालती जी निम्मो को सहारा देकर घर में लेकर आए। अंदर लाने के बाद उसे सोफे पर बैठाया। तब तक निम्मो थोड़ी होश में आ चुकी थी। अपने माता पिता और परिवार को देखकर उसकी रुलाई छूट गई। मैं उस घर को छोड़कर आ गई हूँ माँ, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊँगी। वो लोग मुझे मार डालेंगे माँ, मुझे मार डालेंगे। वो पति नहीं है, शैतान है, वो मुझे जान से मार डालेगा। अपनी माँ से लिपटते हुए जोर जोर से रो रही थी। बलवंत जी कुछ कहने को हुए तो मालती जी ने उन्हें चुप रहने का इशारा कर दिया। थोड़ी देर तक मालती जी उसे चुप कराती रही। जब निम्मो चुप हो गई तब मालती जी ने पूछा, बेटा क्या बात है, आज जमाई जी ने तुझे क्यों मारा? थोड़ी देर पहले जब तू यहाँ से गई थी तब तो खुशी खुशी गई थी, फिर अब क्या हो गया? मालती जी के इस सवाल से निम्मो की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, माँ आज साक्षी की सगाई में आपने अपनी होने वाली समधन को सोने की बूंदें दी थी। बस यही बात मम्मी जी को चुभ गई, क्योंकि आपने 4 साल पहले मेरी सगाई में उन्हें 5100 रुपये दिए थे। घर जाते ही उन्होंने घर के दरवाजे पर मुझ पर तानों की बौछार कर दी। बोल रही थी कि अब तो बड़ा पैसा आ रहा है तेरी माँ के पास, मुझे तो सस्ते में निपटा दिया था। जब मैंने कहा कि मेरी सगाई के वक्त पवन कमाता नहीं था, अब घर में 2 लोग कमाने वाले हो गए हैं तो अपने अनुसार दे रहे हैं, तो अपने आपके कंवर साहब ने मुझे मारना शुरू कर दिया, ये कहकर कि मैं उनकी माँ से जवान लड़ा रही हूँ। माँ मुझे बहुत मारा उन लोगों ने। जब मुझे मारकर थक गए तो अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। मैं जैसे तैसे उठकर भाग आई हूँ। अब बर्दाश्त नहीं होता माँ, पिछले 4 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ। हर बार आपने मुझे समझा कर वापस भेज दिया। मैं अब उस घर में नहीं जाऊँगी, ठीक है मेरी बच्ची मत जाना, मालती जी ने कहा। तभी अचानक से बलवंत जी की आवाज़ गूंजी, अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगी? यहाँ तुम्हारी छोटी बहन की सगाई हो चुकी है, कुछ दिनों बाद उसकी शादी है। हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? हमें तुम्हारी शादी करनी थी, वो हमने कर दी। अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है और तुम हो कि लड़ झगड़ा करके अपना घर छोड़कर आ गई। अब क्या बैठ करके मैं तुम लोगों के घर के मामलों को ही सुलझाता रहूंगा? निम्मो की बात सुनकर बलवंत जी चिल्लाते हुए बोले। अपने पापा की आवाज़ सुनकर निम्मो और घबरा गई। इधर मालती जी उन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगी। उस पर बलवंत जी और भड़कते हुए बोले, समझा लो अपनी लाडली को, अभी ससुराल की हो चुकी है, इसे ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। अरे अपनी टेक में ही ये अपनी छोटी बहन का घर बसने नहीं से पहले ही तोड़ देगी। मैं बुला रहा हूँ समधी जी और कंवर साहब को, ये कल जज्बात यहाँ से चली जाएगी। तुम्हें कितना लाड लड़ाना है रात भर लड़ा लो समझी, तुम कहकर बलवंत जी गुस्से में अपने कमरे में चले गए। दूसरे दिन सुबह ही बलवंत जी ने निम्मो के ससुराल वालों को बुला लिया और उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी के इस तरह के ससुराल में भाग कर आ जाने के लिए माफ़ी मांगी। तब उसकी समधन जिम्मू बनाते हुए बोली, अभी कुछ दिन इसे अपने पास ही रखिए समझी जी, ताकि थोड़ी अकल ठिकाने आ जाए इसकी। कल को उठकर कहीं और भाग गई तो हमारा गला पकड़ने आ जाएंगे। उनकी बात सुनकर बलवंत जी ने एक नज़र गुस्से में निम्मो की तरफ देखा और फिर समधन जी की तरफ देखते हुए कहा,
नहीं नहीं समधन जी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। ठीक है, आपके वादे पर विश्वास कर रही हूँ मैं। पर समझी जी, इस बार तो आपने अच्छी नहीं करी। नहीं समधन के लिए तो आपके पास देने के लिए कानों के सोने के बुंदे आ गए, और हमें तो आपने सस्ते में निपटा दिया था। 2 बेटियां हैं तो दोनों को बराबरी का दर्जा देना चाहिए, साथ ही उनके ससुराल वालों को भी समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाहती हूँ। समधन जी अपनी कुटिलता पर आते हुए बोली। बलवंत जी पहले तो झेप गए, फिर उन्होंने अपनी जेब हटाते हुए कहा, हाँ समधन जी, मैं सब समझ रहा हूँ। साक्षी की शादी में आपको विदाईगिरी अच्छे से दूंगा, और इस बार आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस आप तो मेरी बच्ची को फिर से अपना लीजिए। समधन जी ने अपने बेटे सुनील की तरफ देखा और कुटिलता से मुस्कुराई। तो सुनील भी बोला, पापा जी आपने मेरी मम्मी को तो खुश कर दिया, पर मेरा क्या सुना है, इस बार आप अपने नए जमाई को बाइक देने वाले हैं। मुझे तो एक स्कूटर तक नहीं दिया था आपने। सुनील की बात सुनकर मालती जी और पवन के माथे पर पसीना आने लगा कि कहीं बलवंत जी बाइक के लिए हाँ ना कर दें। एक तो शादी का खर्चा, ऊपर से ये सब। पर तभी बलवंत जी बोले, कंवर साहब उस समय हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम आपको बाइक दे पाएँ। अब आप भी समझिए, हमारी मजबूरी, शादी को कुछ दिन ही बाकी हैं, इतना सब खर्चा कैसे हो पाएगा। उनकी बात सुनकर सुनील ने कहा, फिर अपनी बेटी भी आप अपने पास ही रखिए, साक्षी की शादी के बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अरे दामाद जी आप तो नाराज हो गए, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। देखिए अभी साक्षी की शादी हो जाने दीजिए, जब हमारा हाथ खुल जाएगा तो फिर कभी देख लेंगे। आप तो मेरे दामाद हैं, मेरी मजबूरी तो समझिए। बलवंत जी ने हाथ जोड़कर कहा। निम्मो अभी अपनी नम आंखों से ये सब देख रही थी, अपने स्वाभिमान को ताज़ा होते देख रही थी। उसके मायके वालों ने और उसके ससुराल वालों ने उसे फुटबॉल समझ रखा था, जो लात मारकर सिर्फ एक दूसरे के पाले में डालने के लिए लड़ाई बैठे थे। आखिर में समधन जी बोली, देखिए समधी जी, जब तक साक्षी की शादी नहीं हो जाती आप निम्मो को यहीं रख लीजिए। साक्षी की शादी के बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। और रही बात लोग लाज की, तो कह दीजिएगा कि इस साक्षी की शादी की तैयारी करवाने के लिए ये यहाँ आई हुई है। आपकी बात भी रह जाएगी और हमारी भी। बस अब हम चलते हैं, कहकर समधन जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आखिर में बलवंत जी इतना ही कह पाए, समधन जी आप लोग शादी में ज़रूर आइएगा, मैं वादा करता हूँ इस बार आप लोग खुश होकर ही जाएंगे। उनकी इस बात पर बिना प्रतिक्रिया दिए निम्मो के ससुराल वाले रवाना हो गए। बलवंत जी ने खा जाने की वाली नज़रों से निम्मो की तरफ देखा और लगभग चिल्लाते हुए बोले, यही संस्कार दिए थे तुझे हमने, अपने ससुराल से रातों रात भाग कर आ गई, हमारी इज्जत की जरा सी परवाह नहीं की तूने। देख तेरे कारण मुझे इन लोगों के हाथ पर जोड़ने पड़ रहे हैं, पता नहीं विदाई के नाम पर क्या क्या मांग कर ले जाएंगे ये भूखे लोग। अरे कम से कम हमारे बारे में नहीं तो अपनी छोटी बहन के बारे में तो सोच लिया होता। अरे आप शांत हो जाइए, अब क्या इसके पीछे ही पड़ गए। मालती जी ने कहा तो बलवंत जी उनके ऊपर चिल्ला पड़े, सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। मैं तो कमाने चला जाता था, पीछे से तुमने अपनी लड़की नहीं संभाली। बलवंत जी का गुस्सा देकर मालती जी निम्मो को उठाकर अपने साथ ही कमरे में ले आई। खैर आस पड़ोस में सबको कह दिया कि निम्मो अपनी बहन साक्षी की शादी की तैयारियों के लिए आई है, और सब इन बातों को छोड़कर साक्षी की शादी की तैयारी में लग गए। लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब बलवंत जी ने निम्मो को ताना ना मारा हो। बस 20 दिन बाद साक्षी की शादी का दिन भी आ गया। इसके कुछ दिन पहले बलवंत जी उसके ससुराल जाकर हाथ पैर जोड़कर उन लोगों को शादी में आने का न्योता देकर आए। पर इन सब के बीच धीरे धीरे निम्मो में बदलाव आने लगे थे। अब वो अकेले घर से बाहर भी निकलने लगी थी, पहले से ज़्यादा मुस्कुराने लगी थी। शादी वाले दिन सुनील और उसकी मम्मी साक्षी की शादी अटेंड करने के लिए आ गए। मालती जी और बलवंत जी जबरदस्ती निम्मो को लेकर उनका स्वागत करने के दरवाजे पर आए तो सुनील ने उसे देखकर तंज कसा। यहाँ मायके में रहकर आ गए अकल ठिकाने, या अभी भी अकल ठिकाने आनी बाकी है? और बड़ी ही कुटिल मुस्कान के साथ हंस दिया। उसके साथ साथ उनकी मम्मी भी हंस दी, पर बलवंत जी और मालती जी ने हाथ जोड़कर एक तरफ उनसे स्वागत के लिए खड़े हो गए। निम्मो अपमान का घुट पीकर रह गए। दोनों अपने आप को किसी वीआईपी से कम नहीं मान रहे थे। हर चीज में कमी निकालना, साथ ही बार बार निम्मो को नीचे दिखाने से बाज नहीं आ रहे थे। निम्मो की आंखों में 2-3 बार आंसू भी आ गए, पर मालती जी उनके सामने ही हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बेटा तेरी बहन की शादी है, भगवान के लिए यहाँ कोई हंगामा मत होने देना। आखिर जैसे तैसे करके शादी निपटी और दुल्हन विदा हो गई। दुल्हन को विदा होने के बाद दूसरे दिन सुबह सब धीरे धीरे रिश्तेदारों को विदा करने का वक्त आया। जब अधिकतर रिश्तेदार विदा होकर चले गए और घर के कुछ खास रिश्तेदार ही बचे, तब समधन जी सुनील के साथ बलवंत जी के सामने आकर बैठ गई और अपने हाथों को नचाते हुए बोली, अब समधी जी हमें विदा कर दीजिए, हमें भी अपने घर जाना है। बलवंत जी ने प्रश्नवाचक नजरों से मालती जी की तरफ देखा तो उनकी नज़रों को ताड़ते हुए समधन जी बोली, पूछ लीजिए आपकी बेटी से कि अब कोई ऐसी हरकत होगी तो क्या उसका क्या निवारण निकालेंगे, तभी हम उसे अपने साथ लेकर जाएंगे। हमें भी बार बार हमारे घर
में तमाशा करने का शौक नहीं। समधन जी का कहना हुआ तो सभी रिश्तेदारों में खुसर-फुसर शुरू हो गई, क्योंकि किसी को भी इस बारे में पता नहीं था। आखिर निम्मो की बुआ ने पूछा, भैया समधन जी किस बारे में बात कर रही हैं? बलवंत जी नजरें झुकाए बैठे हुए थे। तो समधन जी ने कहा, अरे अपने भैया से क्या पूछ रही है आप? अपनी भगोड़ी भतीजी से पूछिए, रातों रात अपने ससुराल से भागकर अकेली यहाँ आ गई थी। भैया समधन जी ये क्या कह रही हैं? क्या हुआ निम्मो के ससुराल में? एक बार बताइए तो सही, बुआ जी ने पूछा। लेकिन उनकी बात काटते हुए समधन जी ने कहा, देखिए समधन जी, हमें लेट हो रहा है, सब पहले हमें हमारी विदाई बता दीजिए कि क्या दे रहे हैं आप। उसके बाद आपकी बेटी को बुलाकर सारी बातें विस्तार से पूछ लीजिएगा। आखिर थक हार कर बलवंत जी ने निम्मो को बुलाया। जब वो बाहर निकल कर आई तो हर कोई उसे हैरानी से देख रहा था। न मांग में सिंदूर, ना ही गले में मंगलसूत्र, ना हाथों में चूड़ी और ना ही पैरों में बिछिया। सिंपल कॉटन का सूट पहने, हाथों में कुछ कागज लिए वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही थी। उसे इस तरह से देखकर बलवंत जी गुस्से में आग बबूला हो गए। पर उससे पहले उनकी समधन जोर से चिल्लाते हुए बोली, लो देख लो अपनी बेटी को। लोग ससुराल वालों को बदनाम करते हैं, पर इसकी हरकतें देखो। सुहागन होते हुए भी किसी तरह से घूम रही है। अब ऐसे में पति की हाथ न उठाए तो क्या करे? तभी मैं कहूँ कि समधी जी ने अभी तक विदाई देकर विदा क्यों नहीं किया? यही सब दिखाने के लिए रोक रखा था। निम्मो क्या हरकत है ये कैसे उठकर चली आई? तू कुछ हमारी इज्जत का ख्याल है नहीं? बलवंत जी के चिल्लाने पर मालती जी निम्मो के पास गई और उसे अंदर की ओर खींचते हुए बोली, चल बेटा, ढंग से तैयार होकर आ। सुहागन है तू, सुहागन की तरह तैयार हो। ये ऐसे कैसे बाहर आ गई सुहागन? मैं सुहागन होने से इनकार करती हूँ माँ। अब मुझे सुहागन कहलाने का कोई शौक नहीं है। मालती जी का हाथ छुड़ाते हुए निम्मो बोली, हाय राम, ये क्या कह रही है ये बेशरम? मेरे बेटे के जीते जी औरत इतनी बड़ी बात बोल रही है। समधन जी अपना माथा पीटते हुए बोली। उन्हें देखकर निम्मो चिल्लाते हुए बोली, ऐसे पति से तो पति न हो तो ही अच्छा है, और वैसे भी आज मैं रिश्ता तोड़ रही हूँ। निम्मो ने वो पेपर सुनील के हाथ में थमाते हुए कहा, ये रहे तलाक के पेपर। तू जैसे इंसान से मुझे छुटकारा चाहिए जो बीवी को बीवी नहीं समझता। निम्मो क्या कह रही है? तो पागल तो नहीं हो गई? कम से कम अपने पिता की इज्जत के बारे में तो सोच। हाँ पागल हो गई हूँ मैं। शायद पागल तो मुझे बहुत पहले से ही हो जाना चाहिए था। हर बार ये लोग मुझे मारते और आप लोग मुझे समझा बुझाकर वापस भेज देते। क्यों करूं मैं आपकी इज्जत की परवाह? थप्पड़ मुझे पड़ता है, बेरहमी से मुझे पीटा जाता है, दर्द मुझे होता है। आप लोगों का क्या? आप अपनी इज्जत लेकर बैठे रहते हो। किसी को मेरे दर्द की परवाह नहीं तो मैं क्यों आपकी इज्जत की परवाह करूं? निम्मो ने कहा तो मालती जी की नजरें झुकाकर खड़ी हो गई। बलवंत जी भी लगभग चिल्लाते हुए बोले, अगर तूने रिश्ता तोड़ा तो फिर तुझे इस घर में रहने में भी जगह नहीं मिलेगी। मुझे भी आपके घर में रहने का कोई शौक नहीं। पापा, आप क्या मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं? उस दिन इतनी बेरहमी से पीटा इन लोगों ने, फिर भी आप मुझे उसी घर में ले जाने के लिए कह रहे हैं। आपकी बेटी जब लाश बन जाएगी तब तो सुकून मिल जाएगा ना आपको। नहीं रहना मुझे आपके साथ। मैंने स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली और हॉस्टल में रहकर अपनी ज़िंदगी बिता लूंगी, पर ना मुझे ऐसे मायके वालों की ज़रूरत है और ना ही ऐसे ससुराल वालों की। उसकी बात सुनकर बलवंत जी कुछ कह नहीं पाए और चुपचाप नजर झुकाए सोफे पर बैठ गए। समाज बड़ा तुम्हें इज्जत से रहने देगा और इस स्कूल की छोटी सी नौकरी में पूरा जीवन बिताने से की बात कर रही हो। अच्छे से आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। सुनील ने कुटिलता से कहा तो निम्मो उनकी तरफ देखकर बोली, माना कि स्कूल की छोटी नौकरी तनख्वाह कम है, पर स्वाभिमान से तो जी पाऊंगी, और आटे दाल के भाव की बात तो तुम मत ही करो तो अच्छा है। जो छोटी छोटी चीज के लिए मेरे मायके की तरफ मुंह ताकते हैं, कम से कम अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी। ये फुटबॉल की तरह एक पाले से दूसरे पाले में धकेली नहीं जाऊंगी। और इस गलत फहमी मत रहना कि तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ रही हूँ। बदले में तुमसे भरण पोषण के पैसे भी लेकर आऊंगी। एक फूटी कौड़ी ना दूं तुझे तो मैं समझती क्या है अपने आप को। अपने मायके बुलाकर बहुत इज्जत उतारी है हमारी निम्मो के साथ। अभी भी हर मन को तैयार नहीं थी। भूल कर भी ऐसी कोई हरकत मत करना। आप लोग नहीं देंगे तो कोर्ट में पैसे निकलवाऊंगी, पर अब तो मैं अपनी वाली पर आ चुकी हूँ, सब करके दिखाऊंगी। निम्मो की बात सुनकर उसकी सास और सुनील तुनकते हुए वहां से निकल गए। वही निम्मो भी अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने माता पिता से विदा लेकर हॉस्टल में रहने चली गई। कुछ समय बाद निम्मो का तलाक हो गया, पर उसने अपने भरण पोषण के लिए सुनील से एक मुश्त राशि भी ली। आज हॉस्टल में रहकर स्कूल में नौकरी करते हुए अपने स्वाभिमान के साथ जी रही है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी हमें जरूर से जरूर बताएं, और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।